Hello everyone, welcome or welcome back to your YouTube channel. जैसा कि आपको पता है that we are doing the Transfer of Property Act, and under that act we have already covered our most important topics, like we can say the base topics we have already covered. So those were the most important topics because उन्हीं पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा, because वो हमारा फाउंडेशन होने वाले हैं एक टाइप का. इसके आगे फिर चीज़ें आपकी बहुत ईजी होने वाली हैं अगर आपको वो सारी वीडियोस अभी तक के सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से समझ आ चुके हैं, तो दैट इट मीन्स कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का. इसके आगे के जितने भी डॉक्ट्रिन्स होने वाले हैं, जितने भी इसके अंदर ट्रांसफर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, मॉर्टगेजेस के बारे में, सेल के बारे में, गिफ्ट के बारे में, तो वो सब चीज़ें फिर आपको थोड़ी ईजी लगने वाली हैं अगर आपको स्टार्टिंग के इसके फाउंडेशन और इसका बेस अगर क्लियर है तो. आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में. अब देखो, ये जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है ये कवर करता है सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 16 तक, एंड इसके अलावा सेक्शन आपके आई गेस 17 एंड 18 भी होगा आपके सिलेबस के अंदर, बट वो इसी के अंदर ही कवर हो जाएगा आज के वीडियो के अंदर ही. आपको बता दूं कि कहाँ पर उसको मैंने कवर करा है, उसके एक्सेप्शंस के अंदर बेसिकली वो कवर हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि सेक्शन 14 से सेक्शन 18 तक हम आज के इस वीडियो के अंदर रूल अगेंस्ट परपेचुइटी कवर करने वाले हैं. देखो, ये जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है दिस इज लिंक टू सेक्शन 13. अगर आपने सेक्शन 13 अच्छे से समझा है तो फिर आपको ये सेक्शन उसके साथ ही इंटरकनेक्टेड है. तो मतलब पहले आपको सेक्शन 13 समझना होगा, देन आप रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का डॉक्ट्रिन समझिए, बिकॉज हमारे सिलेबस के अंदर ये दोनों टॉपिक्स डिफरेंट दे रखे हैं. रूल अगेंस्ट परपेचुइटी पर एक अलग से क्वेश्चन आता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो, एंड सेक्शन 13 पे समटाइम्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, समटाइम्स लॉन्ग भी आ सकता है, कंबाइंड फॉर्म में भी आ सकता है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के साथ सेक्शन 13 भी इंक्लूड करके. तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपने 13 सेक्शन अच्छे से समझा है उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा. बिकॉज यहाँ पे मैं प्रिज्यूम करके हुए चलूँगी कि आपने वो वीडियो देखा हुआ है और आपको समझ है कि सेक्शन 13 के अंदर क्या बताया गया है. तो बेसिकली उसके अंदर हमने पढ़ा था सेक्शन 13 के अंदर कि किस तरीके से हम किसी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉपर्टी. चलिए बिना किसी देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. देखो, हमने सेक्शन 13 के अंदर पढ़ा था कि किस तरीके से हम किसी भी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं. तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स थी. पहली चीज़ तो कोई लिविंग इंटरेस्ट उनको क्रिएट करना पड़ेगा, एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा. डायरेक्टली हम किसी भी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते. एंड सेकंड उसकी कंडीशन ये थी कि सारा का सारा इंटरेस्ट ट्रांसफर करा जाएगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को ट्रांसफर करा जाएगा, किसी भी तरीके के उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करे जा सकते, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वो ट्रांसफर क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी. अंडर सेक्शन 13 हमने ये पढ़ा था. अब आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या है. तो सबसे पहले तो आप इसकी हेडिंग को ही समझो कि परपेचुइटी का मतलब क्या होता है. तो देखो, परपेचुइटी का मतलब होता है इनडेफिनेटनेस या फिर एंडलेस पीरियड, यानी कि फ्यूचर में कितने भी समय के लिए, इनडिफाइंड समय के लिए कोई चीज़ जब हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से मना करते हैं. ठीक है, एक हमने पढ़ा था ना एलिनेशन के बारे में कि प्रॉपर्टी को हम एलिनेट कर सकते हैं, सेक्शन 10 के अंदर हमने पढ़ा था. और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर ऐसी कंडीशंस लगाए जाते हैं, कोई भी ऐसी रोक लगाई जाती है कि प्रॉपर्टी को हम अगर एलिनेट करने से रोका जाता है प्रॉपर्टी को बेसिकली, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगी ऐसी कोई भी रोक. बट कहते हैं कि सेक्शन 10 के अंदर हमने पढ़ा, इट वॉइड्स द कंडीशन दैट कंप्लीटली स्टॉप द ट्रांसफरी फ्रॉम ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी. कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी ट्रांसफरी अगर ट्रांसफरी को आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से मना कर देता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी अंडर सेक्शन 10. जब हमने सेक्शन 10 समझा तो आपको ये चीज़ें मैंने अच्छे से डिटेल में समझाई थी. लेकिन जो हमारा सेक्शन 14 है ये बेसिकली ये बात करता है कि यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को फ्यूचर में एंडलेस पीरियड के लिए एलिनेट करने से रोक लगा रहे हैं. तो वो रोक भी क्या होगी यहाँ पे, उसके अगेंस्ट ये रूल है, दैट इज द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी. ठीक है, यहाँ पे समझो परपेचुइटी का बेसिकली मतलब क्या है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए या फिर एंडलेस टाइम पीरियड के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को जब हम रोक लगा रहे हैं उसके ऊपर कि आप इस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकते फॉर द एंडलेस टाइम पीरियड, फ्यूचर में कितने भी समय के लिए आप इस प्रॉपर्टी को कभी भी फ्यूचर में बेच नहीं सकते, कभी भी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. दैट इज द परपेचुइटी. इसको हम क्या कहेंगे, वो क्या है, परपेचुइटी है. और उसी के अगेंस्ट ये रूल दिया गया है सेक्शन 14 के अंदर कि हम किसी भी तरीके से परपेचुइटी नहीं लगा सकते किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर. बेसिकली हम ये रूल अगेंस्ट है परपेचुइटी के. ठीक है, दिस इज द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, यानी कि एंडलेस पीरियड के लिए हम प्रॉपर्टी के ऊपर रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते फ्रॉम बीइंग एलिनेटेड. ठीक है, सो दिस इज द रूल दैट प्रिवेंट्स द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग इनएलिएनेबल, दैट इज नॉन ट्रांसफरेबल फॉर एवर. मतलब फॉर एवर ही आप उस प्रॉपर्टी को कभी भी एलिनेट नहीं कर सकते. उसके अगेंस्ट ये रूल है, उसके अगेंस्ट है ये रूल. ठीक है,
सो इसका हम बेटर नेम ये भी दे सकते हैं कि रूल अगेंस्ट द रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग, कि कितने टाइम पीरियड के लिए हम किसी प्रॉपर्टी को वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या कह लो कि आगे किसी पर्सन के पास उस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। सो वेस्टिंग इज इक्वल टू ट्रांसफ़र आप कह सकते हैं। सो दिस इज द रूल अगेंस्ट रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग, कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए इस प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र को एलिनेट नहीं कर सकते, इनएलिनेबल हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट ये रूल दिया गया है। सो आई होप कि यहाँ पे आपको परपेचुइटी का मतलब और रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का मतलब समझ में आ गया होगा। सो सेक्शन 14 बेसिकली प्रिवेंट करते हैं प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग टाइड अप फॉर एवर वाया द फ्यूचर इंटरेस्ट, कि हम फ्यूचर में एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से कि आप इस प्रॉपर्टी को कभी भी फ्यूचर में ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो दैट इज द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, सेक्शन 14 के अंदर ये देते हैं। अब ये जो परपेचुइटी है ये दो टाइप से अराइज हो सकती है, मतलब ये जो सिचुएशन है कि जहाँ पे हम किसी भी प्रॉपर्टी को इनएलिनेबल कर रहे हैं फ्यूचर में हमेशा के लिए, तो वो दो तरीके से ऐसी कंडीशन अराइज हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि या तो आप ट्रांसफरी से उसका पूरा का पूरा राइट ही ले लो प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का, कि फ्यूचर में कभी भी एलिनेट कर ही नहीं सकता प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है एक तो। या सेकंड तरीका होता है कि फ्यूचर इंटरेस्ट को इतना ज़्यादा रिमोट कर दो या इतना ज़्यादा फार अवे कर दो फ्यूचर के अंदर कि वो फिर कभी अराइज ही ना हो सके। लाइक से फॉर एग्जांपल आप कह दो कि इस प्रॉपर्टी को मैं 2000 ईयर्स के बाद ही सेल कर सकता हूँ, तो वो तो 2000 ईयर्स तो बहुत ज़्यादा फार अवे हो गए ना फ्यूचर में। सो दैट इज टू रिमोट कर देना फ्यूचर इंटरेस्ट को। तो ये दो टाइप से आप इनडायरेक्टली तो आप यही कहना चाह रहे हो कि इस प्रॉपर्टी को कभी भी आप सेल नहीं कर सकते या एलिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दो तरीके से परपेचुइटी अराइज हो सकती है। अब ये जो रूल बनाया गया है सेक्शन 14 के अंदर कि परपेचुइटी हम नहीं कर सकते किसी भी प्रॉपर्टी का, ये रूल है अगेंस्ट द परपेचुइटी, तो वो क्यों बनाया गया है बेसिकली? तो देखो ये बनाया गया है पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए, लोगों की भलाई के लिए ये रूल बनाया गया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही थी कि कुछ लोग चाहते थे कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, वो उन्हीं की फैमिली के अंदर ही रहे। तो इस वजह से वो एक ऐसा कंडीशन या ऐसी एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे कि जहाँ पे कि वो प्रॉपर्टी को कभी भी सेल नहीं कर सकते। किसी भी और पर्सन को अपार्ट फ्रॉम, मतलब किसी भी पर्सन को आगे सेल नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से क्या होता था, प्रॉपर्टी वाज लॉक्ड विद इन द फैमिली फॉर मेनी जनरेशंस। इट हार्म्स बोथ द ऑनर्स एंड द सोसाइटी, ऑनर को भी और सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी अगर एक ही फैमिली के अंदर ही रह रही है, काफ़ी सारी जनरेशन से चलती आ रही है, वो एक ही फैमिली के अंदर लॉक्ड होकर रह रही है, तो मतलब उस प्रॉपर्टी को हम कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहे। मतलब उस प्रॉपर्टी से जितने बेनिफिट्स लिए जा सकते थे या उस प्रॉपर्टी को जितना भी नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करा जा सकता था, या प्रॉपर्टी फैमिली खुद उस प्रॉपर्टी को काफ़ी अलग-अलग तरीके से उसमें से रेंट ले सकती थी या कमर्शियल प्रॉपर्टी बना सकती थी उसको। तो मतलब कुछ भी तरीके से सोसाइटी को या ओनर्स को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था इस चीज़ का। तो उसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला कि सेक्शन 14 हमें बताता है कि देयर इज़ द रूल अगेंस्ट द परपेचुइटी, कि हम परपेचुइटी नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से फ्री एंड एक्टिव सर्कुलेशन हुआ प्रॉपर्टी का। दैट इट मीन्स कि प्रॉपर्टी को हम बेटर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, एंड उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है फ्री ट्रांसफर्स की वजह से। तो ये सब चीज़ें इन्होंने फिर करी सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग। सो दिस इज द रूल, दिस रूल इज स्ट्रिक्टली बेस्ड अपॉन द पब्लिक पॉलिसी ensuring that the property remains transferable and not परमानेंटली रिस्ट्रिक्टेड, कि परमानेंटली कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा जा रही प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी रहेगी और पब्लिक की पॉलिसी के लिए ये चीज़ करेगी, लोगों की भलाई के लिए ये चीज़ करेगी, ताकि एक ही फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी लॉक्ड ना रहे। अब बात करते हैं सेक्शन 14 के एसेंशियल्स क्या क्या है, कि हम कब कह सकते हैं कि ये रूल वहाँ पर अप्लाई होगा, ये रूल को हम कब अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके 5 एसेंशियल्स हैं, ये 5 के 5 एसेंशियल्स जब कंप्लीट होंगे, फुलफिल होंगे, तभी हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी एक एसेंशियल फुलफिल नहीं होता तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सो पहला इसका एसेंशियल है, देयर मस्ट बी द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इट मीन्स कि प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपली आप जस्ट पोजेशन प्रॉपर्टी की दे रहे हो, बट एक्चुअली प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होनी चाहिए बाय द डीड्स या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास सारे के सारे इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के पोजेशन के साथ ट्रांसफर करे जा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन की प्रॉपर्टी किस टाइप की है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करा जा रहा है। तो वैलिड तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ करा जाएगा तभी हम उसको एक वैलिड ट्रांसफर मान सकते हैं। सेकेंड इसमें आता है द ट्रांसफर मस्ट अल्टीमेटली बेनिफिट एन अनबॉर्न पर्सन, दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी विद एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, कि ये जो ट्रांसफर करा जा रहा है प्रॉपर्टी का, ये अल्टीमेटली अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, उसी को ही हम अल्टीमेट बेनिफिशियरी कहेंगे, और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करा जाएगा उसके पास। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि जब हमने सेक्शन 13 के अंदर जो पढ़ा था कि एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा जाएगा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर करी जाएगी, अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करी जाएगी। तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको हो रहा है यहाँ पे, अनबॉर्न पर्सन को हो रहा है, और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, कि जिस हालत में ट्रांसफरर ने ट्रांसफर किसी लाइफ इंटरेस्ट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी, उसी हालत में सेम इंटरेस्ट के साथ ही, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ ही प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर करी जाएगी, इनके अल्टीमेट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करी जाएगी।
थर्ड इसकी कंडीशन है द वेस्टिंग ऑफ दैट इंटरेस्ट मस्ट कम आफ्टर द लाइफ और लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ द लिविंग पर्सन। मतलब कि ये जो वेस्टिंग है ये कब अराइज होगी, कब ये असल में आएगी, ये तब अराइज होगी जब वो जो लिविंग पर्सन है उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, द वेस्टिंग ऑफ दैट इंटरेस्ट कम्स आफ्टर द लाइफ और लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ द लिविंग पर्सन, कि जो भी उसमें उन्होंने लिविंग पर्सन बनाया है, जो भी उन्होंने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा है, उसके लाइफ के बाद यानी कि उसकी डेथ के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी की इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट को बेसिकली हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको सेक्शन 13 जब समझाया था तब भी मैंने आपको चीज़ समझाई थी ये चीज़। फिर फोर्थ इसका एसेंशियल है दैट द अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट बी बॉर्न बिफोर द लास्ट लिविंग पर्सन डेथ, कि लास्ट लिविंग पर्सन जो है उसकी डेथ के बाद ही अल्टीमेट बेनिफिशियरी का अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो उसका बर्थ लास्ट लिविंग पर्सन की डेथ से पहले पहले ही हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने ये चीज़ सेक्शन 13 जब डिस्कस करा था तब भी समझा था हमने कि जिस पर्सन को हमने एक्चुअल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, जो भी उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी होने वाला है, यानी कि जो भी उन्होंने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा है उसके डेथ होने से पहले पहले जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जो अनबॉर्न पर्सन है, उसका बर्थ बेसिकली हो जाना चाहिए बिफोर कि वो जो लिविंग इंटरेस्ट है उसकी डेथ हो। एंड फिफ्थ इसके अंदर आता है द वेस्टिंग कैन बी डिलेड अप टू द लाइफ और लाइफ्स ऑफ द एग्जिस्टिंग पर्सन प्लस द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी बट नॉट बियॉन्ड दैट, कि बेसिकली ये जो वेस्टिंग हम कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, ये तब तक ही इसको एक्सटेंड करा जा सकता है, इस इंटरेस्ट को तब तक के लिए ही इसको हम कह सकते हैं कि रिमोट वेस्टिंग को डिले करा जा सकता है, जब तक कि जो लाइफ एग्जिस्टिंग पर्सन्स जो हैं, जो बेसिकली लाइफ इंटरेस्ट हमने क्रिएट करा है या लाइफ एक से ज़्यादा लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा है, तो उनकी लाइफ पीरियड तक प्लस उसके साथ साथ जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, क्योंकि वो मेजर होगा तभी उसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाएगी। ठीक है, तो तब तक कि वो माइनर है, तो तब तक के लिए इस जो इंटरेस्ट की जो वेस्टिंग है उसको डिले करा जा सकता है, बट उसके बियॉन्ड नहीं करा जा सकता। ठीक है, तो ये 5 इसेंशियल्स यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए। बट इसमें जो लास्ट वाला इसेंशियल हमने पढ़ा उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, कि जहाँ पर हम बात कर रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द मैक्सिमम रिमोटनेस, कि कितने पीरियड के लिए मैक्सिमम हम किसी भी प्रॉपर्टी की वेस्टिंग को बेसिकली डिले कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए हम प्रॉपर्टी की वेस्टिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट उसकी क्या रह सकती है। तो बेसिकली यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से समझो कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ए पर्सन हमने क्रिएट करा है एक लाइफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ने बेसिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है अल्टीमेट बेनिफिशियरी दैट इज सी पर्सन को, बट हम डायरेक्टली तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज वो अभी बॉर्न नहीं हुआ है, उसका बर्थ नहीं हुआ है। तो उससे पहले हमने एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया दैट इज ए पर्सन, और उसके साथ साथ हमने एक और लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा है दैट इज बी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए जो है उसकी जल्दी डेथ हो जाने वाली है, यहाँ पे बी मतलब ऐसा समझ लो कि वो मरने की कगार पर है। ठीक है, तो हमने एक और लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया उस पर। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, सी के पास जाएगी, लेकिन सी के पास तभी जाएगी जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता। सो बेसिकली अगर हम इस डायग्राम की हेल्प से समझें तो कितने टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम डिले करा जा सकता है वेस्टिंग को। तो ट्रांसफर से प्रॉपर्टी सी के पास पहुंचने के लिए सबसे पहले तो ए की लाइफ जब तक जिंदा है तब तक, फिर उसके बाद उसकी डेथ होने के बाद ये प्रॉपर्टी जाएगी बी के पास जब तक बी जिंदा है, फिर बी के डेथ होने के बाद जब तक सी मेजर नहीं हो जाता, 18 ईयर्स का नहीं हो जाता, तब तक के लिए उस वेस्टिंग को डिले करा जा सकता है। बट जैसे ही सी मेजर हो जाएगा उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, ऑटोमेटिकली सी के पास पहुंच जाएगी दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम लिमिट कितना रह सकता है पोस्टपोनिंग द वेस्टिंग दैट इज द लाइफ ऑफ द लास्ट लिविंग इंटरेस्ट, कि जो लास्ट लिविंग इंटरेस्ट हमने क्रिएट करा दैट इज बी, उसकी लाइफ पीरियड तक प्लस द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, कि जब तक जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो माइनर है तब तक के लिए उसको एक्सटेंड करा जा सकता है। So vesting in C can be validly postponed up to A's and B's lifetime plus C's minority, कि जब तक C माइनर है तब तक के लिए उसको डिले करा जा सकता है। लेकिन इसमें एक स्पेशल सर्कमस्टांस हो सकता है कि मान लो कि वो पर्सन जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो अभी मदर की वुम में है, देन इन दैट केस फिर कहाँ पर जाएगी वो प्रॉपर्टी, फिर उस पीरियड के लिए क्या उस पीरियड को भी इंक्लूड करा जाएगा इसके अंदर या फिर नहीं करा जाएगा। तो देखो अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पर कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी अभी मदर की वुम में है, दैट इज अ चाइल्ड इन वेंट्रे सा मेरे है, दैट मतलब हमने जो पहले वाला एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें हमने देखा कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता, मतलब उसका बर्थ हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अभी उसका बर्थ नहीं हुआ और वो मदर के वोम में है, देन इन दैट केस वो टाइम पीरियड भी इंक्लूड करा जाएगा इसके अंदर जब तक कि वो अपनी मदर के वोम के अंदर है। ठीक है, सो दिस इज द चाइल्ड इन्वेंट्री सा मेरे। तो यहाँ पर बेसिकली हम किस तरीके से इक्वेट करेंगे कितने टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम रिमोटनेस करा जा सकता है, तो उसका टाइम पीरियड रहेगा लाइफ ऑफ द प्रीसीडिंग इंटरेस्ट
पहली चीज़ तो जो प्रीसीडिंग इंटरेस्ट है उसका लाइफ इंटरेस्ट, जब तक जितने भी लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करें उनके जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक का टाइम पीरियड इंक्लूड किया जाएगा। फिर उसके बाद जो मदर के वोम के अंदर टाइम पीरियड है, मान लो 6 मंथ्स रह गए हैं उसके, या 7 मंथ्स हैं, या 2 मंथ्स हैं, तो वो गेस्टेशन पीरियड इंक्लूड होगा यहाँ पे, उसको हम क्या कहेंगे, गेस्टेशन पीरियड, दैट इज द टाइम इन द वोम, तो वो भी इंक्लूड करा जाएगा। फिर उसके बाद जब तक कि चाइल्ड मेजर नहीं हो जाता, दैट इट मीन्स कि 18 ईयर्स तक का टाइम पीरियड, तो वो भी इसमें इंक्लूड करा जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम रिमोटनेस, तो इसको हम पूरे को इंक्लूड करेंगे मैक्सिमम रिमोटनेस के अंदर। तो ये तो केस हो गया कि मदर के वोम के अंदर है जब बच्चा। उससे पहले हमने पढ़ा था कि जहाँ पर कि वो बच्चे का ऑलरेडी अगर मान लो बर्थ हो चुका है तो नॉर्मल केसेस के अंदर लाइफ इंटरेस्ट प्लस माइनॉरिटी ऑफ द चाइल्ड काउंट होगा, बट इफ द चाइल्ड इज इन द मदर्स वोम तो गेस्टेशन पीरियड भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट अल्टीमेट बेनिफिशियरी के पास जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा वो तब तक कंटिंजेंट रहेगा जब तक कि वो 18 ईयर्स का नहीं हो जाता। 18 ईयर्स के पहले उसके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती, ठीक है। सो जब तक कि वो 18 ईयर्स का नहीं हो जाता उसका जो भी इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है वो क्या रहेगा, कंटिंजेंट रहेगा। अंडर सेक्शन 14 द इंटरेस्ट ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी रिमेन्स कंटिंजेंट दैट इज नॉट येट वेस्टेड अंटिल दे बिकम अ मेजर। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इन केस मान लो कि उसके 18 ईयर्स के होने से पहले ही उस बच्चे की डेथ हो जाती है, तो फिर इन दैट केस वो प्रॉपर्टी किसके पास चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रॉपर्टी को हम बिना किसी ऑनर के नहीं छोड़ सकते एक सेकंड के लिए भी, तो फिर वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी। सो अगर मान लो कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी की मेजॉरिटी अटेन करने से पहले ही डेथ हो जाती है, देन द प्रॉपर्टी रिवर्ट्स बैक टू द ट्रांसफर और देयर लीगल एयर्स। तो फिर प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, अगर ट्रांसफर जिंदा है तो उसके पास चली जाएगी, अगर ट्रांसफर जिंदा नहीं है तो फिर उसके जो लीगल एयर्स होंगे उनके पास वो प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी। सो दिस इज द सिनेरियो अबाउट कंटिंजेंट इंटरेस्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ इसके रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं, दैट इज सौंदर्य राजन वर्सेस नटराजन का। सो बेसिकली इस केस के अंदर उन्होंने हेल्ड करा कि जो हम यहाँ पर एक टाइम पीरियड ले रहे हैं, माइनॉरिटी की जो एज ले रहे हैं वो 18 ईयर्स की एज ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि जब भी हम गार्डियनशिप एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब भी हम किसी बच्चे के लिए कोई गार्डियन अपॉइंट करते हैं, इन दैट केस हम उस पर्सन की जो मेजॉरिटी की एज है उसको 21 ईयर्स का लेते हैं। 21 ईयर से पहले हम उसको मेजर काउंट नहीं करते। अगर किसी भी पर्सन का कोई बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं बल्कि कोई गार्डियन ने उसको पाला पोसा है तो इन दैट केस हम उसकी मेजॉरिटी की एज कितनी लेते हैं, 21 ईयर्स की लेते हैं, ना कि 18 ईयर्स की। फिर उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन राइज करा कि इन फॉर दैट दोज पर्सन्स हम वहाँ पे मेजॉरिटी की एज क्या कंसीडर करेंगे। तो ये केस इसी चीज़ को क्लैरिफाई करता है, सौंदर्य राजन वर्सेस नटराजन, कि यहाँ पर जब भी हम सेक्शन 14 को अप्लाई करेंगे तो माइनॉरिटी की एज को हम ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लेकर चलेंगे, दैट इज माइनॉरिटी अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। इट डज नॉट स्पेसिफिकली अप्लाइज द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस सच एज द एक्सटेंशन ऑफ माइनॉरिटी टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्डियन व्हेन कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग। तो यहाँ पर 21 ईयर्स नहीं 18 ईयर्स ही काउंट करके चलेंगे, ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को ही कंसिडर करेंगे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 14। So this was again सौंदर्य राजन versus नटराजन केस। बट यहाँ पर ये जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है कि यहाँ पर हम एक मनाही लगाते हैं, एक रोक लगा रहे हैं कि मैक्सिमम हम कितने टाइम पीरियड के लिए किसी भी इंटरेस्ट को डिले कर सकते हैं, तो उसके हमने एक लिमिटेशन सेट करी है सेक्शन 14 के अंदर। लेकिन इसी रूल के अगेंस्ट में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, दैट इट मीन्स कि हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, कि मतलब उसको एलिनेट करने से रेस्ट्रेंट लगा सकते हैं, कि जहाँ पर हम फॉर एवर फ्यूचर में कभी भी उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते आगे। तो बेसिकली उसके रिलेटेड कुछ रूल्स बताए गए। सो वो एक्सेप्शंस बेसिकली क्या रहेंगी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के लिए, तो इसमें दो एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे। पहला इसमें आता है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, कि अगर मान लो कि हम कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं और उसके अंदर हम रेस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि एलिनेट आप फ्यूचर में आप कभी भी इसको एलिनेट नहीं कर सकते हैं, या उसकी उसको जो रिमोटनेस है उसकी वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर के अंदर कर दिया, टू रिमोट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इन दैट केस वो कौन से सिनेरियोज के अंदर वैलिड माना जा सकता है, वो दैट इज इन द केस ऑफ व्हेन द ट्रांसफर इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, जब लोगों की भलाई के लिए हमने वो ट्रांसफर करा है। लाइक से फॉर एग्जांपल कि रिलीजन प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ, कॉमर्स या कोई भी और बेनिफिशियल मैनकाइंड बेनिफिशियल के ऑब्जेक्टिव के साथ हमने उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या कर दिया, रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग कर दिया। तो इन दैट केस वो बिल्कुल वैलिड माना जाए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक के बेनिफिट की बात हो रही है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचो कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें और उस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं कि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ होगी, यहाँ पे कोई स्कूल्स वगैरह इस्टेब्लिश करे जाए, और उसके ऊपर आपने एक रोक लगा दी कि आप फ्यूचर में इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए इस प्रॉपर्टी को कभी भी किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो उन्होंने कंडीशन यहाँ पर लगाई है, इनएलिएनेबल बना दिया उस प्रॉपर्टी को, तो वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा यहाँ पर।
क्योंकि वो किसके लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए है। इसमें हेल्थ भी काउंट हो सकता है, कॉमर्स भी काउंट हो सकता है, रिलीजन प्रमोट करने के लिए भी काउंट हो सकता है, तो ऐसी ट्रांसफर्स कंप्लीटली वैलिड माने जाएंगे। सेकंड सिनेरियो इसके अंदर हो सकता है पर्सनल एग्रीमेंट्स का। सो पर्सनल एग्रीमेंट्स वाला जो पार्ट है, आपका सेक्शन 17 एंड 18 इसके एक्सेप्शंस के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, सेक्शन 17 और 18, ठीक है। सो पर्सनल एग्रीमेंट से अगर कोई, तो इन दैट केस भी हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से रोक सकते हैं, दैट इट मीन्स कि उसको इनएलिएनेबल बना सकते हैं फॉर एवर। तो पर्सनल एग्रीमेंट अगर कोई, तो उनके ऊपर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सो द रूल स्ट्रिक्टली अप्लाइज टू द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट्स जो होंगे, सिर्फ उनके ऊपर ही यहाँ पर अप्लाई होगा ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, ना कि पर्सनल एग्रीमेंट्स के अंदर। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट, मान लो कि यहाँ पे हमने कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांसफर की बात नहीं हो रही, या कोई भी इंटरेस्ट की ट्रांसफर की बात नहीं हो रही, तो इन दैट केस ये रूल वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मतलब पर्सनल एग्रीमेंट अगर कोई कर रहे हो तो उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई एग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो उनके ऊपर ही सिर्फ अप्लाई होगा। तो अब पर्सनल एग्रीमेंट्स कौन से हो सकते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्री एम्पशन। प्री एम्पशन का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कब होता है, लाइक से फॉर एग्जांपल कि दो भाई हैं, उनकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी, और उनके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया, और पार्टीशन के साथ वो प्रॉपर्टी उन्होंने आधी आधी बांट ली एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्री एम्पशन का, कि जहाँ पर वो एक कंडीशन बेसिकली कह सकते हैं, रख सकते हैं, या फिर उनका एक राइट बनता है कि वो उस प्रॉपर्टी को पहले खरीद सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ए और बी दो भाई थे, ठीक है, उन दोनों को हाफ ऑफ प्रॉपर्टी मिल गई, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी। अब उन्होंने आपस में एक प्रॉमिस कर सकते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं प्री एम्पशन का, जिसके अंदर कि वो क्या करेंगे कि अगर फ्यूचर में कभी भी उनमें से कोई भी एक पर्सन उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहे, तो जो दूसरा पर्सन होगा वो उसका पहले राइट होगा उस प्रॉपर्टी को खरीदने का। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर ए उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है फ्यूचर में, तो सबसे पहले वो बी को पूछेगा, या कह लो कि बी को राइट मिलेगा कि वो प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, ठीक है। तो ये होता है राइट ऑफ प्री एम्पशन या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्री एम्पशन, दैट इज द राइट टू बाय बिफोर अदर्स। तो वहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज नॉट अप्लाइड अपॉन दिस। सो बेसिकली हम कह सकते हैं द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्री एम्पशन इज अनअफेक्टेड बाय दैट। या सेकंड इसमें सिनेरियोज हो सकता है, शिबेट्स एग्रीइंग टू अपॉइंट द पुजारीज फ्रॉम अ पर्टिकुलर फैमिली इज वैलिड। कि लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई भी टेंपल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कहते हैं कि हम सिर्फ इसी ही फैमिली के पुजारीज से ही अपने जो भी उनके रिचुअल्स हैं, जो भी सेरेमनीज हैं, वो परफॉर्म करवाएंगे, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, ऐसे जो उनके पर्सनल एग्रीमेंट्स हैं, ये भी किस में काउंट होंगे, पर्सनल एग्रीमेंट्स में काउंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो रहा। तो उधर भी ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं हो सकता। वो कह सकते हैं कि इंडेफिनेट पीरियड के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इसी पुजारी से ही अपने सारे रिचुअल्स परफॉर्म करवाएंगे, फैमिली रिचुअल्स करवाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल वैलिड मानी जाएंगी, इनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज दे आर द पर्सनल एग्रीमेंट्स, नॉट द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स। तो ये दो ट्रांसफर्स यहाँ पे हो सकते हैं, या तो पब्लिक के बेनिफिट के लिए, या फिर पर्सनल एग्रीमेंट्स जहाँ पर कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं होगा। अब आगे समझते हैं, यहाँ तक हमारे जो है सेक्शन 14 कंप्लीट हो जाता है। अब समझते हैं सेक्शन 15 और सेक्शन 16 को। सो देखो, सेक्शन 15 यहाँ पर बात करते हैं ट्रांसफर टू द क्लास ऑफ पर्सन्स, कि लाइक से फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो किसी एक पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर रहे, उसके अंदर हम काफ़ी सारे और पर्सन्स को भी इंक्लूड करा गया है। और अगर उनमें से मान लो किसी भी एक पर्सन के लिए वो जो ट्रांसफर है वो इनवैलिड हो जाती है, तो बाकियों के लिए वो अनअफेक्टेड रहेगी, मतलब बाकियों के ऊपर, बाकियों जरूरी नहीं कि बाकियों के लिए भी इनवैलिड हो जाएगी। इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, लाइक से फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि एक गिफ्ट दिया गया है, कोई भी प्रॉपर्टी मान लो वो गिफ्ट में दी गई है ए को, बी को, एंड एक अनबॉर्न पर्सन सी को दिया गया, प्रॉपर्टी गिफ्ट दिया गया है, ठीक है। अब वो जो गिफ्ट है वो ए और बी तो लिविंग पर्सन हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल वैलिड रहेगा, लेकिन सी क्योंकि वो अनबॉर्न पर्सन है तो उसके लिए वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सी, कोई भी अनबॉर्न पर्सन को हम प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनको एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को, तो जो पर्सन जो दुनिया में है ही नहीं उसको तो प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो उसके लिए क्या है, ये इनवैलिड है। अब यहाँ पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, एक ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा जा रहा है, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और उसमें क्लास ऑफ पर्सन्स है, ए है, बी है और सी है, और उसमें से सी के लिए सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, लेकिन बाकियों के लिए वो वैलिड रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पूरे ग्रुप के लिए ही वो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के लिए फेल होगा जिसके लिए वो वैलिड नहीं है, वॉइड है, ठीक है, बाकियों के लिए वैलिड रहेगा। सो द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द ग्रुप और क्लास, द ट्रांसफर इज इनवैलिड फॉर सम ऑफ देम अंडर सेक्शन 13 या सेक्शन 14 की कुछ कंडीशंस वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, so it only fails for those persons, not for the entire group, and the valid part stands good. So the Supreme Court ने इस चीज को कंफर्म भी करा in the case of बहादुर सिंह versus Tukrayan Bakhtiyar Bakhraj Kuwar. So in this case they
रीअफर्म दिस स्टेटमेंट। फिर अगर सेक्शन 16, सो सेक्शन 16 यहाँ पे बात करते हैं फेलियर ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट। यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि प्रायर इंटरेस्ट ही अगर फेल हो जाता है तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो भी बाकी के इंटरेस्ट होंगे तो वो भी इनवैलिड हो जाएंगे। लाइक से फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो कि एक ट्रेन है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स होते हैं, तो उनमें से अगर मान लो कि एक बीच में से चेन खुल जाती है उसकी, तो बाकी के सारे भी क्या हो जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, है ना, इंजन से पीछे छूट जाएंगे बाकी के सारे भी। तो उसी तरीके से ये चीज़ होती है कि अगर मान लो कि उसमें से इतने सारे इंटरेस्ट क्रिएट करे गए हैं और वो सारे इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और उनमें से अगर कोई प्रायर इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट कोई भी बीच में से इनवैलिड हो जाता है या वॉइड हो जाता है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो भी बाकी के इंटरेस्ट होंगे वो सब भी क्या हो जाएंगे, इनवैलिड ही हो जाएंगे, उनको भी वॉइड ही मान लिया जाएगा। इसको हमने जब गिरिजेश दत्त वाला केस करा था तो उसमें भी हमने डिस्कस करा था सेक्शन 13 के अंदर ये चीज़। तो वो चीज़ यहाँ पर उसी एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं सेक्शन 16 को, अगर आपको अच्छे से समझना है तो वही केस आप यहाँ पे दिमाग में सोच सकते हैं। So if the prior interest becomes invalid under section 13 or 14, then any later interest intended to start after that failed interest will also become invalid। कि ये जो invalid prior interest है अगर invalid हो जाता है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल कि अनबॉर्न पर्सन को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है और उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करी जा रही है, तो बाकी के जितने भी डिपेंडेंट इंटरेस्ट होंगे लेटर वाले वो सब भी क्या हो जाएंगे, इनवैलिड ही हो जाएंगे। सो बॉटम लाइन हम ये कह सकते हैं कि इफ द ट्रांसफर फेल्स, इफ द फर्स्ट ट्रांसफर फेल्स, then the next one depending upon it also fails। So there is an example, इसको एग्जाम्पल के आपसे समझते हैं, that the property is given to an unborn person, like say for example कि हमने प्रॉपर्टी किसी अनबॉर्न पर्सन को दिया, अब अनबॉर्न पर्सन को तो दे नहीं सकते प्रॉपर्टी, सेक्शन 13 के हिसाब से वो वॉइड हो जाएगी। सो देन द प्रॉपर्टी इज गिवन टू द अनदर पर्सन आफ्टर दैट चाइल्ड्स लाइफ, और हमने बाद में वो प्रॉपर्टी क्या कहा कि इस चाइल्ड की लाइफ के बाद ये प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन के पास चली जाए। तो क्योंकि पहला वाला ही जो प्रॉपर्टी में ट्रांसफर की बात कर रहे हैं किसी अनबॉर्न पर्सन के पास, वही अगर वॉइड हो जाता है तो दैट इट मीन्स कि उसके ऊपर डिपेंड करने वाली जो लेटर इंटरेस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। तो यानी कि दोनों ही ट्रांसफर्स यहाँ पे क्या है, वॉइड हो जाएंगे। तो दिस इज द सेक्शन 16 आपका। अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं कुछ, एक तो उसको भी हम और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो एक और केस आता है इसमें, रामनिवास वर्सेस ननकू का। सो रामनिवास वर्सेस ननकू के केस के अंदर बेसिकली उन्होंने बोला कि अगर मान लो कि हम प्रॉपर्टी में ये बेसिकली रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के ऊपर है कि अगर मान लो कि आपने एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से मना कर दिया, इनएलिएनेबल बना दिया उस प्रॉपर्टी को, यानी कि फ्यूचर में आप कभी भी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी आपने उस इंटरेस्ट से, मतलब वो जो टाइम पीरियड यहाँ पे हमने पढ़ा था रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के अंदर की लाइफ ऑफ द लिविंग पर्सन एंड माइनॉरिटी ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, तो उससे ज़्यादा एक्सीड अगर हो जाती है तो फिर वो इनवाइड हो जाएगी इंटरेस्ट। लेकिन अगर उतना टाइम पीरियड ही है तो वो वैलिड होगी ट्रांसफर, बट अगर उससे एक्सीड हो जाएगी तो वो इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर मान लो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्चुअल में जो लिखा हुआ है आपका कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर वो वेस्टिंग पीरियड उस लाइफ इंटरेस्ट की डेथ के बाद और माइनॉरिटी के डेथ से भी एक्सीड हो रहा है अगर, तो इन दैट केस वो वॉइड माना जाएगा, भले ही आपकी जो ट्रांसफर है वो एक्चुअल में रियलिटी के अंदर वो पहले ही क्यों ना हो गई हो, तब भी वो इनवैलिड या वॉइड ही माना जाएगा। सो दिस वाज हेल्ड इन द रामनिवास वर्सेस ननकू केस। सेकंड इसमें केस आता है रामबरन वर्सेस राम मोहित का केस, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने कहा कि अगर आपने सिंपली एक एग्रीमेंट करा है आपस में अबाउट द सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, उससे आपका कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा प्रॉपर्टी के अंदर, वहां पर ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द mere कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो वो भी हम एक एक्सेप्शन ही मान सकते हैं, ये एक पर्सनल एग्रीमेंट ही माना जाएगा। यहाँ पे हम ट्रांसफर्स की बात नहीं कर रहे, सिंपली आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट करा फॉर द सेल ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, हम इसको एक एक्सेप्शन में ही काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी रूल अगेंस्ट परपेचुइटी अप्लाई नहीं होगा। देन थर्ड केस इज सौंदर्य राजन वर्सेस नटराजन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो विद दिस हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसको अगर हम कंक्लूड करें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, हमने इस टॉपिक के अंदर ये समझा सेक्शन 14 के बारे में, जहाँ पर हमने बात करा कि एक प्रॉपर्टी को हम कितने टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम डिले कर सकते हैं उसके इंटरेस्ट के ट्रांसफर को, अगर उससे एक्सीड होता है टाइम पीरियड तो फिर वो वाइड हो जाएगी, बट वैलिड टाइम पीरियड कितना रहेगा, विद इन द लाइफ ऑफ द लिविंग पर्सन प्लस द माइनॉरिटी ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। फिर हमने सेक्शन 15 के बारे में पढ़ा, जो कि ये बताता है सीवरेबिलिटी के बारे में, दैट इट मीन्स कि वो ये बताता है कि अगर एक पर्सन क्लास ऑफ पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है और उसमें से किसी एक पर्सन के लिए वो इनवैलिड है, दैट डजंट मीन कि वो बाकियों के लिए भी इनवैलिड हो जाएगी, बाकियों के लिए वैलिड रहेगी। फिर हमने सेक्शन 16 के बारे में पढ़ा, जो कि एक चेन रिएक्शन की बात करता है कि एक मान लो चेन के अंदर अगर एक जो ट्रांसफर है वो किसी पर्सन के लिए इनवैलिड हो जाती है तो उसके ऊपर डिपेंड करने वाले बाकी के इंटरेस्ट भी इनवैलिड हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे।
सो विद दिस हमारे टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जो कि यहाँ तक है तो अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।